हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे एच.टी. कोलरिज की पोयम कुबला खान के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पोयम के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ये पोयम 1797 में कंपोज की थी और इसे पब्लिश किया था 1816 में। और ये जो कुबला खान पोयम है, ये पोयम उन्होंने तब लिखी थी, एक बार उन्होंने नशा की दवाई खा ली थी, जिसे हम बोलते हैं ना अफीम खाने के बाद उन्होंने एक ड्रीम देखा और उस ड्रीम में उन्होंने एक सपना देखा और उस सपने में जो भी देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा है इस कुबला खान पोयम के बारे में। अफीम खाने से पहले वो एक बुक पढ़ रहे थे चंगेज़ खान की, जिसमें कुबला खान एक डोम बनाने के लिए आदेश देता है। तो उसी के बारे में पोयम है। पोएट सबसे पहले प्रीफेस में बताता है कि वो 3 घंटे के लिए सोया और किस तरह से उन्होंने ड्रीम देखा और फिर उस ड्रीम को उन्होंने पेपर पे उतारने की कोशिश की। ड्रीम देखने के बाद वो जल्दी से अपने कमरे में गए और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन वो बताते हैं कि अनफॉर्चुनेटली उनको किसी ने बुला लिया किसी बिजनेस के सिलसिले में काम के लिए। लेकिन वो जब वापस आए और उन्होंने याद करने की कोशिश की अपनी पोएम को, तो वो याद नहीं कर पाए। इसलिए इस पोएम का नाम भी है फ्रैगमेंट, द फ्रैगमेंट पोएम ऑफ कोलरिज। तो एक फ्रैगमेंट है, यानी कि पूरी पोएम नहीं लिख पाए थे वो। चलिए शुरू करते हैं अपनी पोएम को लाइन वाइज। कुबला खान। इन एक्सांडू डिड कुबला खान a stately place a dome decree where elf the sacred river run through caverns measureless to man dawn to a sunless sea। तो पोएट बताता है कि एक्सांडू जगह पे कुबला खान नामक एक राजा रहता था, जो अपने एक डोम बनाने के लिए आदेश देता है और उसके पास होती है एल्फ रिवर। यहाँ पे एल्फ रिवर एक सैक्रेड रिवर है, जैसे गंगा नदी भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। तो ये कुबला खान आदेश देता है उस नदी के पास अपनी एक डोम बनवाने के लिए और वो उस नदी के बारे में बताता है कि ये नदी गुफाओं से बहती हुई मेजरलेस है, यानी कि इंसान की नापने की जो शक्ति है उसी से बाहर है और जो एक बहुत दूर तक जाती है, यानी बहुत दूर तक जाती है जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं जा सकती। नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट बताता है उसकी जगह के बारे में। सो ट्वाइस 5 मिल्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड विद वॉल्स एंड टावर्स विद ग्रिडल राउंड एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद साइनियस रिल्स वेयर ब्लसम्ड मैनी एन इंसेंस बियरिंग ट्री एंड हेयर वर फॉरेस्ट एंसेंट एज द हिल्स एंड फोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी। तो इस जगह की सुंदरता का वर्णन करते हुए बोलता है कि जो ये फर्टाइल ग्राउंड है इस नदी के पास का, वो कम से कम 5 माइल्स यानी 10 मील का है और ये चारों तरफ दीवारों से और टावर से घिरा हुआ है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े गार्डन्स बने हुए हैं और छोटी छोटी नदियाँ बह रही हैं। और इस गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं जिन पर बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, जिनकी खुशबू से पूरा गार्डन महक रहा है। और यहाँ के जो फॉरेस्ट है ये इतने ही पुराने हैं जितने कि यहाँ की बनी हुई हिल, यानी कि बहुत पुराना जंगल है। और ये फॉरेस्ट इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी इनको पार करके नहीं जाती, वो भी स्पोर्ट्स में यानी थोड़ी थोड़ी करके इस जंगल के पार जा रही है। So twice 5 miles of fertile ground with walls and towers griddles। तो फ्रेंड्स, जब उन्होंने इसकी सुंदरता के बारे में बता दिया, अब नेक्स्ट बताते हैं। बट ओह दैट डीप रोमांटिक चाज्म विच स्लांटेड डाउन द ग्रीन हिल अथॉट अ सीडन कावर a savage palace as holy and enchanted bees ever beneath a waning moon was hunted by woman wailing for her demon lover। तो पोएट यहाँ पे बताता है कि पोएट यहाँ पे ओह जो साउंड दी हुई है इसका मतलब वो एक कुछ नया देखता है। वो एक नई खाई के बारे में बताता है जो बहुत ही रोमांटिक होती है और टेढ़ी होती है, स्लांटेड होती है और उसके चारों तरफ जो होती है हिल्स होती हैं ग्रीन, और देवदार के पेड़ दोनों तरफ उसके खड़े होते हैं। आ सैवेज प्लेस, ये बताता है ये एक जंगली प्लेस होता है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए एक सुंदर प्लेस के बारे में इंडिकेट किया हुआ है। तो ऐसा बोलता है कि सैवेज प्लेस है और उसी तरह से वो बहुत ही होली एंड एन्चेंटेड, यानी पवित्र भी है, सुंदर भी है और एक सैवेज पैलेस भी है।
जिसमें ऐसा लगता है जैसे कि चांद की रोशनी के बाद, जैसे कि चांद की घटती रोशनी में कोई औरत अपने डायमंड लवर यानी कि बेवफा आशिक के लिए रो रही होती है। And from this chasm with ceaseless turmoil seething, as if this earth in fatigued pants were breathing, a mighty fountain momently was forced, amid whose swift half intermittent burst. तो फ्रेंड्स पोएट बताता है कि यहाँ पे जो एक खाई है, चास्म है, उसमें बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है और पानी वहाँ का उबल रहा है। एज इफ़, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पृथ्वी धरती हाँफ रही हो और लंबा लंबा सांस ले रही हो। और अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वाज फोर्स्ड, और यहाँ पे एक फाउंटेन है जो कि मोमेंटली फोर्स यानी धीरे धीरे बह रहा है। एमिड हु स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेंट बस्ट, और थोड़ा थोड़ा करके इससे पानी निकल रहा है, यानी कि पूरी तरह से वो चल नहीं रहा, उसमें से धीरे धीरे, इंटरमिटेंट माने होता है थोड़ा थोड़ा रुक करके इसमें से पानी निकल रहा है। ह्यूज फ्रैगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रिपाउंडिंग हेल, और ऐसा लग रहा है मानो कि इससे ओले बरस रहे हों। और चैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर फ्लेल, और ऐसा लग रहा है जैसे कि जो फसल होती है उससे जब कूटते हैं तो उससे बीज और फसल अलग अलग हो जाती है, उसके दाने और उसका छिलका। तो बोल रहा है कि जिस तरह से उसमें से फसल को कूटने से उसके दाने अलग हो जाते हैं और छिलके अलग अलग फूट के निकलते हैं, उसी तरह से ये फाउंटेन भी निकल रहा है। एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर, और इसके जो रॉक्स हैं यहाँ की पथरीली जगह है, चट्टाने हैं, उनसे निकल के ये जो रिवर है, पवित्र नदी है, वो ऐसे दिखाई दे रही है जैसे वो डांस करती हुई यहाँ से निकल रही हो। तो फ्रेंड्स जो लास्ट की लाइन है उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से फाउंटेन जो बह रहा था धीरे धीरे करके, ये जाकर आपकी सेक्रेड रिवर में मिल जाता है। सेक्रेड रिवर का आप जानते हैं एल्फ रिवर के बारे में बताया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। 5 miles मीटिंग विद मेजी मोशन थ्रू वुड एंड डेल द सेक्रेड रिवर रैन। अब ये एल्फ रिवर के बारे में बताते हैं कि किस तरह से मेजी मोशन यानी टेढ़ी मेढ़ी होकर निकलती है। कहाँ से निकलती है? वुड एंड डेल यानी कि घने जंगलों से और घाटियों से निकलती हुई ये बह रही है। देन रीच्ड द केवंस मेजरलेस टू मैन एंड सैंक इन ट्यूमल्ट टू अ लाइफलेस ओशियन। और ये इतनी दूर तक जाती है गुफाओं से बहती हुई कि जो मैन है उसके मेज़रमेंट से बाहर है, यानी कि वो उसे मेज़र नहीं कर सकता। और एक ट्यूमल्ट यानी एक आवाज़ के साथ ये एक बहुत घने लाइफलेस ओशियन यानी बहुत घने डेड ओशियन में जाके मिल जाती है। एंड मिड दिस ट्यूमल्ट कुबला हियर्ड फ्रॉम फार एंसेस्ट्रल वॉइस प्रोफेसिंग वार। और इसके मिड में ही जो कुबला खान है उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि जो उसके एंसेस्ट्रल होते हैं, उसके जो पूर्वज होते हैं, वो उसे कहते हैं कि तुम जो यहाँ पे हो ये इस तरह की खूबसूरती देखने के लिए नहीं हो, बल्कि यहाँ पे एक वार होने वाला है, उसके लिए तैयारी करो। प्रोफेसिंग फॉर वार। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसका टॉपिक थोड़ा अलग है, क्योंकि एक जो पोएम है ये पोएट ने ओपियम खा के लिखी थी, अफीम खा के लिखी थी, तो इसमें थोड़ा कोई भी टॉपिक कहीं से भी शुरू हो जाता है। द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑफ द वेव्स, देयर वाज हियर्ड the mingled measure from the fountain and the caves. It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves. तो यहाँ पे आप पोएट अपने डोम जो बनी होती है उसके बारे में बताता है, कुबला खान के डोम के बारे में, कि जो डोम है वो बहुत बहुत अच्छी है और उसकी जो शेडो होती है वो जो नदी बह रही है उसके बीच में दिखाई देती है। लेकिन जहाँ पे दिखाई दे रही है उस नदी के पास हमें एक आवाज़ भी सुनाई देती है फाउंटेन की, यानी कि वहाँ के झरनों की और वहाँ के केव्स की। इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, अ सनी प्लेजर डोम विथ केव्स। और पोएट कहता है कि एक मिरेकल लग रहा है क्योंकि जो डोम का ऊपरी हिस्सा है वो एक गरम है और जो इसका नीचे का हिस्सा है वो बहुत ही ठंडा है, इसलिए पोएट ने इसे मिरेकल बोला है। A damsel with a dulcimer in a vision once I saw. It was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played singing of Mount Tabora. तो पोएट बताता है कि उसने एक और विज़न दिखा जिसमें वो एक डैमसल देखता है, यानी एक लड़की को देखता है, एक अप्सरा को देखता है जो एक डल्सीमर यानी कि एक वाद्य यंत्र बजाने वाला यंत्र होता है उसे लिए होती है, और वो एबेसियन होती है, यानी एबेसियन एक जगह का नाम है, वहाँ से आई होती है, और डल्सीमर को बजा के वो माउंट एबोरा के बारे में गाती है। माउंट एबोरा भी किसी जगह का नाम है जिसके बारे में वो गाती है।
Could I revive within me her symphony and song? To such a deep delight would win me, that with music loud and loud I would build that dome in air, that sunny dome those caves suffice. तो पोएट कहता है कि यदि मैं उस सॉन्ग को दोबारा अपने याद कर पाता तो मैं इतना खुश होता, और ऐसे जो डोम जो कुबला खान के डोम है उसे हवा में भी बना सकता था। यानी कि वो जो म्यूज़िक है वो इतना अच्छा है कि वो याद करता तो वो ऐसी डोम बना पाता जो ऊपर से गर्म होती, जिसकी ऊपर का हिस्सा गर्म और नीचे की जिसके नीचे का हिस्सा डोम का ठंडा होता। And all who heard should see them there, and all should cry, beware, beware. His flashing eyes, his floating hair, weave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread, for he on honeydew hath fed and drunk the milk of paradise. तो फ्रेंड्स यहाँ पे पोएट बताता है कि यहाँ पे एक वो क्रिएचर के बारे में बताता है जिसे लोग सुनकर और देखकर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं बिवेयर बिवेयर, यानी बचो बचो। उसकी फ्लैशिंग एयर्स आइज़ हैं और उसके जो हेयर हैं वो उड़ते हुए बाल हैं। फ्रेंड्स पोएट यहाँ पे बताता है कि उसको उस क्रिएचर को कंट्रोल करने के लिए उन्हें होली रिचुअल करना पड़ेगा। वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, उसके चारों तरफ 3 बार एक सर्कल खींचना होगा ताकि उसे हम कंट्रोल कर पाएँ। फॉर ही ऑन ही ड्यू हैथ फैड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने पैराडाइज का मिल्क यानी कि ऐसा अमृत पिया है जो कि पैराडाइज का है, यानी स्वर्ग का अमृत पिया है। और हनी ड्यू हैथ फैड, यानी उसने जो वो इसका क्रिएचर वो अलग अलग प्रकार की चीज़ें खाता है, सामान्य जो इंसान होते हैं उन ऐसा नहीं खा पाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये पोएम कैसे लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपका कोई सजेशन हो तो उसे भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।